छात्र छात्राओं नमस्कार। इतिहास का जो चौथा पाठ है और आखिरी पाठ है वो शुरू होता है। पिछले अध्याय की मैंने सारे जो प्रश्न आपको भेज दिए थे, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी जल्दी करके चेक करा लेंगे। अब चौथा पाठ शुरू होता है, वो है विश्व का इतिहास। विशेष रूप से हम यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद होता है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, जिसे हम राष्ट्रभक्ति या देश प्रेम भी कह सकते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। स्वतंत्रता की इच्छा और राष्ट्र बनने की सशक्त अभिव्यक्ति अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में देखी जा सकती है। राज्य नेशनल स्टेट की यूरोप में पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरू हुई। इस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को यूरोप में प्रसारित करने में मुख्य भूमिका निभाई। 18वीं सदी के मध्य यूरोप के मानचित्र को देखते हैं तो उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलता है। यूरोप विभिन्न राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में तथा छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में विभक्त था, जो मजहबी मतलब तो धर्म के आधार पर मजहबी आधार लिए हुए थी तथा जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे, अपने आप के स्वतंत्र क्षेत्र। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था, निरंकुश मनमानी करने वाला, जिस पर कोई रोक टोक न हो। और इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न नस्लीय समूह के सदस्य थे। जैसे हैम्सबर्ग साम्राज्य में कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे, तो लोम्बार्डी में और वेनेशिया में इतालवी भाषा बोलने तथा हंगरी में आधे लोग मैयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह तरह के समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। अब हम पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण। यूरोप में जो राष्ट्रवाद की भावना फैली, उसके क्या कारण थे। पहला कारण, नंबर 1, मध्यम वर्ग का उदय। यूरोप में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। यह वर्ग जनसंख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था, जबकि यूरोप की अधिकांश जनसंख्या कृषक थे, किसान थे, खेतीबाड़ी करने वाले लोग। पश्चिम यूरोप में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरदारों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास, भूमि जो खेतीबाड़ी का काम जो दास के रूप में करते थे, भूदास खेती करते थे। पश्चिम और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादक और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्य वर्गों के उदय से एक नया सामाजिक समूह अस्तित्व में आया, जिसमें श्रमिक वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बना था। इन वर्गों में कुलीन विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार अधिक लोकप्रिय हुए। तो पहला कारण था बच्चों मध्यम वर्ग का उदय। दूसरा, उदारवादी राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का पोषण उदारवाद एवं प्रजातंत्र ने किया। सामान्यतः उदारवाद का अर्थ मर्यादित स्वतंत्रता और समानता से
उदारवाद का लक्ष्य अधिकांश क्षेत्रों को नियंत्रण से मुक्त करना था। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं जैसे भाषण, लेखन, सभा संगठन तथा निजी संपत्ति की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लाए गए नियंत्रणों को खत्म करने की मध्यम वर्गों की जोरदार मांग से संबंधित था। सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों को नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना, जिसमें प्रत्येक राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। नया वाणिज्य वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधा मानते हुए एक ऐसी एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्णय के पक्ष में तर्क दे रहे था जो वस्तु और लोगों को पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ऐसे आर्थिक क्षेत्र का निर्माण 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जोलवेराइन के रूप में स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर हुआ करती थी। इस संघ ने आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत किया। अब हम तीसरा कारण पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद का इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। ये बाद में आपको